गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। साइंस टुडे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के टाणाना टंग। जी हाँ, चप्पर फाड़ कर, क्योंकि हम साइंस टुडे क्लासेस के ऊपर आपको 11th और 12th क्लास की जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको नीट पीएमटी की जो महत्वपूर्ण बायोलॉजी है और जो केमिस्ट्री है वो भी हम आपको इसके ऊपर करवाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने का रे बाबा, हैं बाबा, केमिस्ट्री को एंजॉय करने का, पढ़ने का, ठीक है ना, हेरा फेरी नहीं करने का रे बाबा, पढ़ाई करने का, ठीक है। तो ये थे हमारे बाबूराव जी जो आपको बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री की आप तैयारी कर दीजिए। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करें पहला चैप्टर। ठीक है बाबा, पढ़ने का रे बाबा। तो इधर आप देखिए, जो हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो हमारा ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं हम। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर के ऊपर मैंने अब तक आपको जो ठोस अवस्था है उसकी परिभाषा बता दी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखिए ठोसों की परिभाषा भी आपको बता दी गई है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ठोसों के गुणधर्म बता दिए गए हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या इनकी कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद में आपको ठोसों के वर्गीकरण के बारे में भी मैंने बताया था। 4 प्रकार के ठोस थे, ठीक है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस हम पढ़ चुके थे, हम पढ़ रहे थे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो ठोसों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अवयवी कणों की प्रकृति, कि किस प्रकार के अवयवी कण पाए जा रहे हैं। छोटे अणु पाए जा रहे हैं, बड़े अणु पाए जा रहे हैं, परमाणु पाए जा रहे हैं, आयन पाए जा रहे हैं। इस आधार पर और ठोस के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य में पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर, तो ठोस में पाए जाने वाले अवयवी कण और अवयवी कणों के मध्य में किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जा रहा है, इस आधार पर ठोस कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे, ठीक है। तो जो सबसे पहले नंबर का जो ठोस था वो था हमारा आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोसों के बारे में पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार के थे ये। कितने प्रकार के थे ये? 3 प्रकार के ये थे। और जो इनके 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, ठीक है। आणविक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। और अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, और उनके बीच में किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जा रहा है, उस आधार पर भी आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस मतलब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड या हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, ठीक है। इनके अंदर अवयवी कण कौन होते हैं? अध्रुवीय अणु होते हैं जिनके वियोजन पर किसी प्रकार के कोई आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं जिनके वियोजन पर क्या होते हैं? जिनके वियोजन पर आयन प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन सेतु बंध पाए जाते हैं,
यहाँ पर हमने इनके एग्जाम्पल भी देखे थे, एग्जाम्पल तीनों के हमने देखे थे ध्यानपूर्वक, ठीक है। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, अध्रुवीय आणविक ठोसों के अवयवी कणों में किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है? बताइए, सोचिए, 10 सेकंड का समय आपके पास। अध्रुवीय आणविक ठोसों के अवयवी कणों के मध्य में दुर्बल वांडर वाल बल, परिक्षेपण बल, लंदन बल पाया जाता है। चलो बताइए, ध्रुवीय आणविक ठोस के जो ये ध्रुवीय जो अणु हैं उनके मध्य में किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जा रहा है? सोचिए। द्विध्रुव अन्योन क्रियाओं वाला आकर्षण बल पाया जा रहा है। द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं हो रही है इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो इन ठोसों का जो प्रत्येक अवयवी अणु है वो एक द्विध्रुव होता है, तो उन द्विध्रुव के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई थी। 3rd नंबर का तो ईजी ही है, बिल्कुल कोई इनमें वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम याद कर लेते हैं, हीना, कल, चोर, ही ने, सॉरी थोड़ा ऊपर लिखेंगे, हीना, कल, चोर, ही ने, जेल में चोरी की, ठीक है। तो H मतलब है H2, I मतलब है I2, N मतलब है N2, Cl मतलब Cl2, CH4, ठीक है। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होते हैं, जो अवयवी जो कण होते हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं या अध्रुवीय परमाणु भी हो सकते हैं। तो ये अध्रुवीय अणु कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन हो गया, ठीक है, Cl2, मेथेन हो गया, CH4, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर H ही है, N ही है और X ही है, हीलियम, नियोन और जिनोन उत्कृष्ट गैसें। अरे भैया, उत्कृष्ट गैसें कभी ना धनायन बनाती है ना ही कभी ऋणायन बनाती है। ये नॉन पोलर पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स बनाए हैं सारे के सारे कैसे हैं? ये नॉन पोलर पार्टिकल्स है, अध्रुवीय कण है ये, और ये मिलकर कैसा ठोस बना देंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस बना देंगे। और ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हमने देखे थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, SO2, CHCl3, कार्बन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CHCl3, इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, ये ध्रुवीय अणु है HCl, H प्लस Cl माइनस है, इसमें इसका वियोजन हो तो H प्लस और Cl माइनस प्राप्त होगा ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या है? ये ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O, जल, अमोनिया। ये है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस के एग्जाम्पल। आई होप आपको आणविक ठोस तो समझ में आ गया होगा। आज हम 2nd नंबर का जो सॉलिड पढ़ रहे हैं वो है आयनिक ठोस या आयोनिक सॉलिड। लगता है शताब्दी एक्सप्रेस चलानी पड़ेगी अब जल्दी। दूसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं आयनिक ठोस या आयोनिक सॉलिड। पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम समझ भी लेंगे, पॉइंट बनाकर ही लिख लेते हैं। धन आयनों व ऋण आयनों के संयोग से
बनने वाले ठोस आयनिक ठोस कहलाते हैं। सोडियम को सपना आया, ठीक है, सोडियम को भाव आया कि मैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागूंगा और सोडियम बदल गया Na+ में। देने वाला धनी होता है, देने वाला प्लस होता है, लेने वाला ऋणी होता है, लेने वाला ऋणी होता है, माइनस होता है। हमेशा याद रखना, देने वाला क्या होता है, प्लस होता है, धनी होता है, लेने वाला क्या होता है, ऋणी होता है। जो सोडियम है उसको एकदम में किसी ने कुछ करा दिया, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन त्यागते ही वो Na+ में बदल गया, ठीक है, और उसके त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ले लिया, तो क्लोरीन लेते ही क्या बन गया, ऋणी बन गया। Na+ और Cl- एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो दोनों मिलकर एक आयनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। Na धनायन और Cl ऋणायन दोनों मिलकर एक आयनिक अणु का निर्माण कर देंगे NaCl का। ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, धनायनों व ऋणायनों के संयोग से बनने वाले ठोस ही कैसे ठोस कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। आयनिक ठोस में मतलब इनमें अवयवी कण आयन होते हैं। इनमें अवयवी कण कौन होते हैं, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं, जैसे कि धनायन और ऋणायन, ठीक है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुछ चालक होते हैं, जबकि जलीय विलयन या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये लिख देते हैं, ये अच्छा रहेगा। अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। भैया, आयनिक ठोसों की चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं उनके आयन, ठीक है। ठोस अवस्था के अंदर ये आयन, देखो आयनिक ठोसों के अंदर क्या होता है, या हम बोल सकते हैं आयनिक पदार्थों में क्या होता है, ठीक है। आयनों के अभिगमन के द्वारा, आयनों के प्रवाह के द्वारा ही क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आयनिक जो पदार्थ अगर ठोस अवस्था में, आयनिक पदार्थ किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें धनायन और ऋणायन क्या है, बंधे हुए हैं। क्या है, आपस में बंधे हुए हैं, और बंधे हुए होने के कारण ये आयन विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप आयनिक ठोस को पानी में घोलकर उसका विलयन बना लोगे और उसमें 2 तार डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो आप देखोगे बहुत ही आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि जैसे ही आयनिक ठोस को पानी में डाला तो वो वियोजित हो गए, आयन टूट गए। जो आयन बंधे हुए थे वो आयन टूटकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ तक आपको, आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें जो चालकता के लिए जो जिम्मेदार आयन है वो ठोस अवस्था में बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। अब भैया, कोई आदमी को अपन जेल में बंद कर दें, कोई हथकड़ियाँ वगैरह पहना कर, तो वो कुछ कर पाएगा क्या, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अरे ये बात आपको समझ में, तो वैसे ही अपन कह सकते हैं कि आयनिक ठोस के अंदर आयन बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। इसलिए ठोस अवस्था के अंदर जो आयनिक पदार्थ है या जो आयनिक ठोस है वो ठोस अवस्था में तो कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनमें जल में घोलकर उनका विलयन बना ले, मतलब जलीय विलयन बना ले, ठीक है, या उन्हें गलित अवस्था में ले लिया जाए, ठीक है, तो उस अवस्था में वो क्या करेंगे, विद्युत का चालन करते हैं। और यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट बात है, हम देखते हैं इनमें अवयवी
कणों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इनमें अवयवी कणों के मध्य में क्या पाया जाता है? प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। धनायन और ऋणायन जब एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा ही वो आपस में चिपक जाते हैं। तो वहाँ पर जो बंध बनता है वो कैसा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। कैसा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। यहाँ पर बन रहा है आयनिक बंध। ओके, ठीक है। आयनिक ठोस में अवयवी कणों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है और प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण धनायन और ऋणायन अर्थात आयनों के मध्य में आयनिक बंध बन रहा है। ठीक है, तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। और लिख लेते हैं, ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि H2O किस प्रकार का सॉलिड है? पोलर सॉलिड है, ध्रुवीय ठोस है। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात आपको समझ में कि ठीक है। तो हम बोल सकते हैं नहीं, आई एम सॉरी, एक गलती होगी मुझसे। ठीक है, जल ध्रुवीय तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त सॉलिड है। ठीक है, कि जल क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस है। जल जो होता है ना वो ध्रुवीय विलायक होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय विलायक होता है। देखो, विलायक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अध्रुवीय विलायक जो कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया। ठीक है, पेट्रोल, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, बेंजीन, ईथर, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये अध्रुवीय विलायक है। कैसे विलायक है? ये अध्रुवीय विलायक है, नॉन पोलर। ये अपन बोल सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर विलायक है। लेकिन जो जल है वो ध्रुवीय विलायक होता है। ये पोलर सॉल्वेंट होता है, ध्रुवीय विलायक होता है। तो जैसे नमक का टुकड़ा हो गया। नमक का टुकड़ा क्या है? एक आयनिक ठोस का एक उदाहरण ही तो है नमक का टुकड़ा भी। नमक का टुकड़ा आराम से पानी में घुल जाएगा, लेकिन अगर आप उसे पेट्रोल में घुलोगे तो 1-2 महीने तक भी आप घुलते रहोगे तो वो घुलेगा नहीं। ठीक है ना। तो ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलय हो जाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण इसके जो एग्जाम्पल है, देखिए हम एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। जीजी का केक कल, जी का केक कल क्यों नहीं लाया? ठीक है, तो ZnS हो गया। ठीक है, जिंक सल्फाइड हो गया। ZnS मतलब जिंक सल्फाइड हो गया। फिर यहाँ पर ZnSO4 हो गया, जिंक सल्फेट। क्या हो गया यहाँ पर? जिंक सल्फेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर CaCl2 हो गया। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पर KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। KOH हो गया मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड है। क्या है ये? जिंक सल्फाइड है। ठीक है, जिंक कैल्शियम सल्फेट, हाँ ये जिंक सल्फाइड है और ये जिंक क्या है? सल्फेट है। ठीक है, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड,
कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, कार्ब, और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। यहाँ पर और देख लेते हैं अपन, कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक को लिख दो NaCl। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे आयनिक ठोस या आयोनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। जीजी का केक कल क्यों नहीं, ठीक है, लाया। बाकी ये NaCl तो बच्चे को गली गली का बच्चा जानता है कि NaCl क्या है, एक आयनिक ठोस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, CuSO4 है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl इसका एग्जाम्पल हो गया होगा। आई होप आपको आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड नंबर का जो सॉलिड देख रहे हैं वो है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस अर्थात मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस अर्थात मेटेलिक सॉलिड। तीसरे नंबर पर धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। सर्दी बहुत है, चाय पियेंगे आप? कम ही है वैसे भी। मजा आ गया भाई, जिंदगी का मजा तो चाय पीने में है? तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। इसमें देखते हैं हम, सामान्यतया भी लिख सकते हैं, प्राय भी लिख सकते हैं। प्राय, प्राय धातुएं कठोर, प्राय धातुएं कठोर होती है। प्राय धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। प्राय धातुएं कठोर होती है। अब आप बोलोगे सर धातुएं तो वैसे ही प्राय क्यों लगाया, ऐसे भी तो लिख सकते थे कि धातुएं कठोर होती है। नहीं, सामान्यतया या प्राय धातुएं कठोर होती है, लेकिन कुछ एक अपवाद है, जैसे मरकरी है, पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था के अंदर रहता है, बहुत कम टेम्परेचर करेंगे तब जाकर वो सॉलिड स्टेट के अंदर आता है, ठोस अवस्था के अंदर आता है। तो प्राय धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। मतलब अपन कह सकते हैं कि ज़्यादातर धातुएं सामान्य ताप पर कठोर अवस्था में रहती है, ठीक है। यहाँ तक कि ज़्यादा ताप पर भी कैसे रहेगी, कठोर अवस्था में रहेगी। तो प्राय धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। और कुछ एक धातुएं ऐसी है जो मुलायम होती है, ठीक है, द्रव अवस्था में भी पाई जाती है, जैसे पारा, मरकरी। पारा अपवाद, अपवाद है Hg, मरकरी, हिंदी में इसे कहेंगे पारा, ठीक है। कठोर, कठोर धातुओं को ही, कठोर धातुओं को ही धात्विक ठोस, ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस में चालकता के लिए जिम्मेदार थे आयन, धन आयन और ऋण आयन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक पात्र ले लूँ और इस पात्र के अंदर दो में लोहे के तार लगा दूँ या दो लोहे के इलेक्ट्रोड लगा दूँ, एक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया, एक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया। यहाँ पर अगर हम NaCl डाल दें तो आप देखेंगे कि जो Na+ है वो कैथोड की तरफ जाएगा। जो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो धातु की छड़ें हैं ये इलेक्ट्रोड है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है वो कैथोड होता है, एक वीडियो में बताया था मैंने इससे पहले, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है वो एनोड होता है। तो Na+ धनायन भागेंगे कैथोड की तरफ,
अभिगमन करेंगे, मतलब Na+ अभिगमन करेंगे कैथोड की तरफ और Cl- अभिगमन करेंगे एनोड की तरफ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये द्रव है, ये जो विलयन भरा हुआ है, इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इन इलेक्ट्रोडों के मध्य में विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। किसके कारण? आयनों के कारण। किसके कारण? आयनों के कारण। और ये आयन कहाँ से प्राप्त हुए? NaCl से प्राप्त हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक ठोसों में चालकता के लिए मुक्त आयन जिम्मेदार होते हैं। मुक्त आयनों के कारण चालकता होती है, लेकिन जो धात्विक ठोस होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता होती है। भी देखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये वैद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। चारों तरफ तार बिछे हुए हैं कॉपर के। धात्विक ठोस ही तो है कॉपर, ठीक है। और इन तारों के अंदर जो विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ये एक धातु की छड़ है। अगर मैं इसे आगे से गर्म करूंगा तो कुछ समय पश्चात ये पीछे से भी गर्म हो जाएगी। ऊष्मा का संवहन हो रहा है यहाँ पर। किसके कारण हो रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है। ये इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता के गुण का मतलब है कि अगर इन्हें आघात पहुंचाया जाए तो ये इनका वर्धन हो जाता है। जब धात्विक ठोसों को आघात पहुंचाया जाता है तो इनका वर्धन हो जाता है, ये फैलने लग जाते हैं। इसमें हम लिख देते हैं कि प्रहार करने या पीटने पर चपटे हो जाते हैं। पीटने पर क्या हो जाते हैं? चपटे हो जाते हैं। इसी गुण का उपयोग करके धातुओं की चादर बनाई जा सकती है। अरे भैया सर्दी में उड़ने वाली चादर नहीं, जो डब्बों में, अलमारियों में, बेड में लगती है वो वाली चादर। ठीक है। इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है। धातुएं तन्य होती है। तन्य मतलब खींचने पर धातुएं खींच सकती है। अब भैया मैं तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हूं नहीं जो लोहे के पाइप को खींचकर लंबा करके तार बना दूं। मशीनों के द्वारा खींचा जाता है। जब धातु को गर्म करके मशीनों द्वारा खींचा जाता है तो उससे तार बनाए जा सकते हैं। तो धातुएं तन्य होती है, खींचने पर तार में बदल जाती है। खींचकर क्या बना सकते हैं? धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण उन्हें खींचकर उनसे क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं। सबसे
तन्य धातु गोल्ड है, गोल्ड मतलब स्वर्ण, स्वर्ण एयू ओरम, ठीक है, गोल्ड अर्थात स्वर्ण, एयू, एयू लेटिन नाम है गोल्ड का, ठीक है, ओरम, ठीक है, ओरम से एयू बना है। वरना बच्चे क्या सोचेंगे सर जियो होना चाहिए था या जी होना चाहिए था, एयू क्यों है, और इसी कारण बच्चों को याद भी नहीं होता। अभी कई बच्चों से अपन पूछेंगे ना कि गोल्ड का प्रतीक बताओ भैया, तो वो जी बोलेंगे, जी ओ बोलेंगे, लेकिन गलत है, एयू होगा, क्योंकि इसका प्रतीक दिया गया है इसके लैटिन नाम ओरम से, ठीक है। तो भैया जो सोना होता है वो बिल्कुल मुलायम होता है, इसमें तन्य सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, खींचने का गुण बहुत अधिक होता है, सोने के तार बनाए जा सकते हैं। इसी कारण जो सुनार होते हैं वो स्वर्ण के अंदर, सोने के अंदर हम बोल सकते हैं तांबा मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात है। पहले इधर आप देखिए, धातुएं इलेक्ट्रॉन, धातुएं इलेक्ट्रॉनों के धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन कर्नेल व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं। इसे हम समझेंगे कि जो धात्विक ठोस होता है, ठीक है, इधर आप देखिए चित्र के द्वारा हम समझते हैं, यह एक MS है, मेटेलिक सॉलिड है, ठीक है। इसके अंदर देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ये जो धात्विक ठोस है ना, ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, मतलब इसमें देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन व्यवस्थित रहते हैं। ये देखिए धनायन कितनी अच्छी तरह से लाइन बनाकर बैठे हैं, व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। तो जो ये धनायन है ना, जो व्यवस्थित रूप से पाए जा रहे हैं, इन धनायनों को कर्नेल भी कहते हैं। कर्नेल, जैसे कर्नल साहब होते हैं ना हमारे, सैल्यूट, बिल्कुल व्यवस्थित रहते हैं, वैसे ही धात्विक ठोस के अंदर ऋणायनों के यानी कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के बीच में धनायन या कर्नेल व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है। इससे पहले एक बात और सुन लो, जो आयनिक ठोस थे ना, आयनिक ठोस, उनके अंदर हम कह सकते हैं कि वो भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक ठोस को अगर हथौड़े से पीटा जाए या उसे ऊंचाई से गिराया जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा या पाउडर में बदल जाएगा, जिसे भंगुरता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे भंगुरता कहते हैं। तो आयनिक ठोस भंगुर प्रकृति के थे, लेकिन हम कह सकते हैं धात्विक ठोस भंगुर प्रकृति के नहीं होते हैं। इनमें तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अगर इन पर प्रहार करोगे या ऊंचाई से गिराओगे तो ये चपटे हो जाते हैं। बस इतना गुण इनके अंदर पाया जाता है। धात्विक ठोस के जो एग्जाम्पल है, देखिए आप, एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व, और इसमें भी कौन सा? वर्ग संख्या 1 व वर्ग संख्या 2, H को छोड़कर
छोड़कर, ठीक है। MS ये तो मेटेलिक सॉलिड था, ठीक है। और क्या होगा, डी ब्लॉक की 40 धातुएं, 40 धातुएं, डी ब्लॉक में 40 धातुएं। तो एस ब्लॉक में जो वर्ग संख्या 1 है, ठीक है, वर्ग संख्या 1 जिसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ना, हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री, हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री। हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। ऊपर H भी था। हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक में जो वर्ग संख्या 1 है उसमें कौन कौन सा हो गया, हीलियम तो होगा नहीं, गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, धात्विक ठोस के एग्जाम्पल है, ठीक है। और देख लेते हैं हम, एक्स्ट्रा अलग से देख लेते हैं। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं इसके उदाहरण, इसके उदाहरण हो सकते हैं Au, ओरम मतलब स्वर्ण, ठीक है। Ag मतलब अर्जेंटम मतलब चांदी, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, धात्विक ठोस के उदाहरण है। मैं आपको और बता देता हूं अच्छे से एक बार। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, जो इधर आप देखिए, ये जो वर्ग संख्या 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एस ब्लॉक का वर्ग संख्या 1 है, ठीक है। और वर्ग संख्या 2, ये दोनों के दोनों धात्विक ठोस के एग्जाम्पल है। जो ये इसमें एलिमेंट दिए हुए, जो तत्व दिए हुए हैं, ये दोनों ही धात्विक ठोस के एग्जाम्पल है। साथ ही डी ब्लॉक के 40 तत्व, डी ब्लॉक के, ये जो बीच वाला पीला पीला सा दिख रहा है, ये डी ब्लॉक के तत्व, ये वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये मोलिब्डेनम, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, धात्विक ठोस के एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर तो हमें बस मोटा मोटा याद कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली फॉर कि लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ओरम, अर्जेंटम, प्लेटिनम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, धात्विक ठोस के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एस ब्लॉक का वर्ग संख्या 1 व 2, डी ब्लॉक के 40 धातुएं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, धात्विक ठोसों के एग्जाम्पल है। इसके बाद में जो चौथे नंबर का जो ठोस है, जो चौथे नंबर का सॉलिड है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट है भैया, ध्यानपूर्वक देखिए। ऐसा करता हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ, कब्जा कर लिया इसने बोर्ड के ऊपर। हाँ, 4 नंबर पर सह संयोजक ठोस, इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। देखिए, इनमें अवयवी कण, इनमें अवयवी कण अधात्विक क्रिस्टलीय
क्रिस्टलीय विशाल अणु होते हैं, विशाल अणु होते हैं। इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं और विशाल अणु होते हैं। देखिए अब अपने पढ़ा था आणविक ठोसों के बारे में, उनमें भी अवयवी कण कौन थे? अणु थे। उनमें अवयवी कण कौन थे? अणु थे, लेकिन वो छोटे अणु थे, जैसे कि आयोडीन का अणु, क्लोरीन का अणु, ठीक है, He का अणु, Xe का अणु, निकिल, ठीक है। तो उनके अंदर क्या थे? जो अणु थे, जो मॉलिक्यूल थे वो छोटे थे। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है? मॉलिक्यूलर सॉलिड और अपन कह सकते हैं आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस में क्या अंतर है कि उसमें जो आणविक ठोस में जो अणु थे वो छोटे थे, सहसंयोजक ठोस में जो अणु हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अधात्विक। भैया धात्विक तो हो नहीं सकते ना, अगर धात्विक होते तो ये ठोस सहसंयोजक ना कहलाकर क्या कहलाते? धात्विक ठोस कहलाते, ठीक है ना, ठीक है। तो धात्विक तो है नहीं, ठीक है। फिर क्या होते हैं? विशाल होते हैं, तो विशाल होने के कारण छोटे होते तो ये आणविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो इनमें अवयवी कण क्या होते हैं? अधात्विक होते हैं, मतलब धातु नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक और धातु अधात्विक क्रिस्टलीय विशाल अणु होते हैं, इनमें अवयवी कण अधात्विक क्रिस्टलीय विशाल अणु होते हैं। इनमें जो अणु होते हैं, इनमें जो अणु होते हैं, इनमें अणु विशाल होते हैं। इनमें अणु क्या होते हैं? इनमें अणु विशाल होते हैं। इनमें क्रिस्टलीय ज्यामिति पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? इनमें यहाँ पर इनमें निश्चित लिखना भूल गए थे। इनमें निश्चित क्रिस्टलीय ज्यामिति पाई जाती है। जैसे मेरी बात समझिए आप ध्यानपूर्वक, इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर। हीरे में हमेशा एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा रहता है, ये भी 4 से घिरा रहेगा, ठीक है। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 परमाणुओं से घिरा रहता है, ठीक है। हीरा कांच के समान दिखता है और कांच के समान दिखने वाली चीजें ही तो क्रिस्टलीय होती है। जैसे शक्कर, मिश्री को आपने देखा होगा, जो हम खाते हैं मिश्री कांच के समान दिखाई देती है ना, बिल्कुल क्रिस्टलीय है वो। क्या है वो? क्रिस्टलीय है, ठीक है। हीरा कांच के समान दिखाई देता है, क्रिस्टलीय है। आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है। तो शक्कर के दाने क्रिस्टलीय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? हीरा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। इसमें एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा रहता है, ठीक है। तो भैया आप हीरा चाहे कहीं से भी ले आओ, चाहे अमेरिका से ले आओ, चाहे जापान से ले आओ, चाहे चाइना से ले आओ, ठीक है, पर दुनिया से आप कहीं से भी हीरा ले आओ, उस हीरे के अंदर हमेशा एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे क्या सिद्ध हो गया कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं उनमें निश्चित क्रिस्टलीय ज्यामिति पाई जाती है। जैसे हीरे की क्रिस्टलीय ज्यामिति निश्चित है, हीरा एक क्रिस्टल है और इसकी ज्यामिति क्या है? निश्चित है। चाहे आप अमेरिका से लियो हीरा, चाहे चाइना से लियो, प्रत्येक हीरे में हमेशा एक कार्बन 4 कार्बन से ही घिरा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें एक कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ है, 3 से घिरा हुआ है, 5 से घिरा हुआ है, तो फिर वो हीरा तो नहीं होगा। आ रही है बात आपको समझ में? तो इनमें निश्चित क्रिस्टलीय ज्यामिति पाई जाती है, अर्थात हमेशा जैसे हीरे में देख लीजिए हमेशा एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा रहेगा, ठीक है। हमेशा इसकी ज्यामिति ऐसी होगी, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। हमेशा हीरे की ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय ज्यामिति ही होगी। इस प्रकार की ज्यामिति इसके अंदर पाई जाएगी। तो हीरे की ज्यामिति निश्चित है ना, तो इनमें निश्चित क्रिस्टलीय ज्यामिति पाई जाती है। और देखिए इनमें इनके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, इनमें प्रबल सह संयोजक, इनमें प्रबल
सहसंयोजक व दिशात्मक, इनमें प्रबल सहसंयोजक व दिशात्मक बंध बल, बल लिख देते हैं बल, इनमें प्रबल सहसंयोजक व दिशात्मक बल पाए जाते हैं। जो इनके अवयवी कण होते हैं उनमें प्रबल सहसंयोजक व दिशात्मक बल पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, जिसके कारण ये कठोर व भंगुर 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 होते हैं, जिसके कारण ये कठोर और भंगुर होते हैं। इनमें प्रबल सहसंयोजक व दिशात्मक बल पाए जाते हैं। अवयवी कणों के बीच में कैसे बल पाए जा रहे हैं, सहसंयोजक व दिशात्मक बल पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब अगर इनको पीटा जाए हथौड़े से या ऊंचाई से गिरा दिया जाए प्रहार करने पर, वह पदार्थ जिन्हें चोट पहुंचाने या प्रहार करने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं या पाउडर में बदल जाते हैं, वो भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। तो इनमें प्रबल सहसंयोजक व दिशात्मक बल पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। प्रबल सहसंयोजक व दिशात्मक बल के कारण ही इनके गलनांक क्वथनांक, इनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं बच्चों, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, प्राय वैद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें ना तो धात्विक ठोसों के समान कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और ना ही आयनिक ठोसों के समान इनमें कोई आयन पाए जा रहे हैं। तो इस कारण क्या होते हैं ये, इस कारण प्राय क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सहसंयोजक ठोसों के एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल क्या है समझते हैं हम। इनके एग्जाम्पल जल्दी जल्दी देखने होंगे हमें एग्जाम्पल। हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट, सिलिका। सिलिका मतलब होता है रेत, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स, शीशा भी बोल सकते हैं इसे, कांच भी बोल सकते हैं, शीशा कह देते हैं, शीशा या कांच, कांच के समान पदार्थ होता है, ठीक है ना, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ठीक है ना, क्वार्ट्ज जिसे जो शीशा भी कहला सकती है। तो इस सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल क्या, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या कहला सकता है, क्वार्ट्ज क्या कहलाता हो, क्या सकता है, ये किसके समान होता है, शीशे या कांच के समान होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देख लेते हैं ग्रेफाइट और इसके बारे में। देखिए ये कठोर होता है, हीरा क्या होता है, कठोर होता है, कठोर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, मुलायम होता है, ठीक है। ये पारदर्शी, पारदर्शी, रंगहीन, रंगहीन होता है। हीरा भैया चमचमाता हुआ होता है ना, पारदर्शी रंगहीन होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है यह धूसर, धूसर, धूसर या भूरा होता है, भूरा होता है, ठीक है। ये एक कार्बन, एक कार्बन परमाणु, परमाणु 4 कार्बन परमाणु से घिरा रहता है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं
होने होने के कारण कुचालक। देखिए कार्बन के पास क्या होते हैं, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। 4 कार्बन से घिरा हुआ है, ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखेंगे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के काम में आ चुके हैं। तो एक कार्बन में, हीरे के अंदर क्या होता है, एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। कोई भी संयोजकता या कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सभी तो क्या होते हैं, दूसरे कार्बन परमाणुओं से एक जो कार्बन है उसके चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो तो दूसरे 4 कार्बन परमाणुओं से बंध बनाने के काम में आ जाते हैं। तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। इनमें क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 से घिरा रहता है, 3 कार्बन परमाणु से घिरा रहता है, ठीक है। एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से घिरा रहता है। 4th इलेक्ट्रॉन मुक्त, जिसके कारण क्या होते हैं, ये चालक, विद्युत के चालक होते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है हीरे की, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है हीरे की। ग्रेफाइट की कैसी होती है, षटकोणीय ज्यामिति पाई जाती है, ठीक है। हीरे के अंदर sp3 संकरण पाया जाता है, ग्रेफाइट में sp2 संकरण पाया जाता है। बिल्कुल सरल तरीका है याद करने का। संकरण के बारे में हम संकरण वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं भी शॉर्ट में बता देता हूँ इसको याद करने का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ है ना, ठीक है। तो इसको मान लो S, इसको मान लो P, इसको मान लो P, इसको मान लो P, sp3 संकरण पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको मान लो sp sp2 संकरण हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं इनको भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, हीरा पारदर्शी रंगहीन होता है, ग्रेफाइट धूसर या भूरा होता है, ठीक है। एक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से घिरा रहता है, कोई मुक्त संयोजकता, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से घिरा रहता है, 4th इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण क्या होता है, चालक होते हैं ये, ठीक है। इस चौथे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है हीरे की, ग्रेफाइट की षटकोणीय ज्यामिति होती है, ठीक है। हीरे में sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ग्रेफाइट के अंदर sp2 संकरण या sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हम इनकी संरचना देख लेते हैं एक बार, हीरे की और ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, ठीक है, देखते हैं। ये हीरे की संरचना है,
दो कार्बन परमाणुओं के मध्य की दूरी, ये ठीक है, ये हीरे की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर बनाई है मैंने यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ जाएगी। हीरे के अंदर क्या होता है, जो दो कार्बन परमाणु हैं उनके जो मध्य की जो दूरी होती है, दो कार्बन परमाणुओं के मध्य की दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम या 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम दो कार्बन परमाणुओं के मध्य की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम पढ़ सकते हैं कि इसमें sp3 संकरण है हीरे के अंदर, ठीक है। बंध लंबाई कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। बंध कोण कितना है, बंध कोण है 128 डिग्री, 128 डिग्री और 9 मिनट, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में भी हम देख लेते हैं। ये ग्रेफाइट है हमारा, ठीक है। ये परत 1 है, ये परत 2 है। हीरे के अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्न परतें पाई जाती है। परतों के बीच में जो ये हरा हरा सा बनाया है मैंने, ये लाइन है, ये है दुर्बल आकर्षण बल, जिसके कारण ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। इसी कारण ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। इसके अंदर दो कार्बन परमाणुओं के मध्य की दूरी 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर 128 नहीं, बंध कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना, ये सही है। यहाँ पर हम इसके बारे में लिख लेते हैं, ग्रेफाइट के बारे में। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर देखिए, ये एक कार्बन परमाणु है, ये 3 कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको भी देख लिए, ये कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर sp2 संकरण पाया जाता है इसमें, ठीक है। जो बंध लंबाई है, बंध लंबाई वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम और जो बंध कोण है, बंध कोण वो है 120 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको सॉलिड समझ में आए होंगे। सॉलिड 4 प्रकार के हैं, ठीक है। जो पहला सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके अंदर क्या होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब अणु होते हैं। दूसरे नंबर पे था आयोनिक सॉलिड, ठीक है, उनके अंदर अवयवी कण आयन होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा धात्विक ठोस, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन कर्नेल व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। यहाँ पर 2 क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ जो बोर्ड में आए हैं, बोर्ड में आए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा। इम्पोर्टेंट है, आप इन नोट्स को पढ़ना जो मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। पढ़ के फिर अपन अगली बार इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2017 में आया था ये, आयनिक ठोस
ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? तो इसका आंसर हम आज ही कर लेते हैं। दरअसल क्या होता है कि आयनिक ठोसों में चालकता के लिए आयन जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में आयन बंधे होते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। गलित अवस्था में आयन मुक्त हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, और मुक्त और वियोजित आयन ही गलित अवस्था में विद्युत धारा की चालकता को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर हम इसका आंसर लिख लेते हैं। आयनिक यौगिकों की चालकता मुक्त आयनों के कारण होती है। आयनिक ठोस की ठोस अवस्था में आयन आपस में बंधे होने के कारण विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं, जबकि जलीय विलयन या गलित अवस्था में आयन वियोजित होकर गलित अवस्था में आयनिक ठोस आयनों में वियोजित होकर चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? ठीक है। आयनिक, इसका आंसर देख लीजिए। आयनिक यौगिकों की चालकता मुक्त आयनों के कारण होती है। आयनिक ठोस की ठोस अवस्था में आयन आपस में बंधे होने के कारण विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं, जबकि जलीय विलयन या गलित अवस्था में आयनिक ठोस आयनों में वियोजित होकर चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आया 2019 में, संयोजक ठोस के 2 उदाहरण लिखिए। तो आंसर क्या हो सकता है इसमें? हीरा ग्रेफाइट, और लिख लेते हैं अपन तो क्वार्ट्ज
क्वार्ट्ज और हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज और सिलिका मतलब रेत। ठीक है, देखिए जो हमने ये टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े, सॉलिड जो मतलब ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ा, इसके अंदर बताऊँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है इस बार, यह बन सकता है कि आणविक ठोसों के प्रकार, जैसे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं छोटे छोटे, कि आणविक ठोसों में अवयवी कणों के बीच में किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जा रहा है, एक प्रश्न तो ये बन सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है, आणविक ठोसों का उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो लिख देना XeNe H2N2I2Cl2 CH4। ठीक है ना, और उसके बाद में क्या दूसरा क्या बन सकता है कि आयनिक ठोसों के एग्जाम्पल दीजिए, आयनिक ठोसों का उदाहरण लिखिए, 2 उदाहरण लिखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके अंदर HCl SO2 और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे CH Cl3। ठीक है, फिर इसके बाद में आ सकता है हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस के एग्जाम्पल दीजिए, तो HF H2O और CS क्या हो गया CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद में क्या आ सकता है अपना आयनिक ठोस के एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको बता ही दिए थे। ठीक है, KCl KOH NaOH NaCl, ठीक है, CaSO4। ठीक है, ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल बताए थे। फिर ठीक है, मेटेलिक ठोस के एग्जाम्पल तो बता ही दिए, कोई सी भी धातु लिख देना आँख बंद करके। ठीक है, AU AG PT Fe Cu कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, और यहाँ पर सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल है ही हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज आदि है ना। आई होप आपको केमिस्ट्री समझ में आई होगी जो आज मैंने पढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे, आगे के टॉपिक हम देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि इनमें किस किस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है ठोसों के अंदर। ठीक है, और कुछ और भी नए टॉपिक आएंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का रे बाबा, लाइक और शेयर भी करने का। ठीक है, और कमेंट भी करने का। ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी को टाटा बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, सभी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।